डियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी केमिस्ट्री के बुक का चैप्टर है, 5th चैप्टर, पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। तो ये शुरू करने जा रहे हैं। आपकी बुक का 5th चैप्टर है ये। एग्जाम में जो इसका वेटेज है, बोर्ड में ये चैप्टर आपके 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें तो इसमें नंबर कटने के सबसे कम चांस है। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, समझना है, याद करना है उसको, और एग्जाम में इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ें। इसका आज इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूं मैं। इंट्रो दूंगा। पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के पृष्ठीय गुणों और उसके पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन। तो सबसे पहले इसी की डेफिनेशन, पृष्ठीय रसायन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठीय गुणों तथा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं जैसे अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, कोलाइड विलयन, या विषमांगी उत्प्रेरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? पृष्ठीय रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठीय गुणों तथा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं जैसे अधिशोषण, कोलाइड विलयन या विषमांगी उत्प्रेरण का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली इस चैप्टर में हम इन 3 टॉपिकों को ही ज्यादा कवर करेंगे, ज्यादा इनको वेटेज देंगे। एक तो अधिशोषण है, कोलाइडी है, और विषमांगी उत्प्रेरण। ये 3 ही टॉपिक है मोस्ट। ये तीनों टॉपिकों के बारे में अपन को पढ़ना है। पहले अधिशोषण को क्लियर करेंगे, उसके बाद उत्प्रेरण को, और उसके बाद कोलाइडी को। इनके बारे में पढ़ना है। ये तीनों ही घटनाएं कहां होती हैं? पृष्ठ पर। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया? पृष्ठीय रसायन। पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक क्रियाओं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई? तो पृष्ठीय रसायन क्या है ये पता लग गया। इसके आगे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अधिशोषण को देखेंगे। तो अधिशोषण और अधिशोषण को समझने से पहले हम अवशोषण को लेते हैं। दोनों को एक साथ में ले रहा हूं। एक तरफ तो अवशोषण, और एक तरफ ले रहा हूं अधिशोषण।
एडजॉर्प्शन। देखो दोनों में देखा जाए तो इसमें बी है और इसमें डी है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण को आप लोग जानते हो इसलिए मैंने अवशोषण को साथ में लिया है। अवशोषण एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण एडजॉर्प्शन। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण के बारे में आपको पता है। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि ये एक दूध भरा हुआ मिल्क है, ये क्या है? मिल्क। इसमें मैं अगर एक बिस्किट डालूं, ठीक है ना, ये बिस्किट है, बिस्किट मैंने डाला तो क्या होगा? ये बिस्किट इस दूध का अवशोषण कर लेता है। आपको पता है बिस्किट है जो पूरा गीला हो जाता है, अंदर भी उसके दूध चला जाता है। अपन लोग खाते चाय में या दूध में बिस्किट डुबा के खाते हो आप लोग, तो वहां पर क्या होता है, बिस्किट को अपन जैसे चाय में या दूध में डुबोते हैं तो बिस्किट उस चाय या दूध का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, वो अंदर तक गीला हो जाता है, ठीक है ना। तो अवशोषण तो क्या होता है? किसी पदार्थ के, देखो पदार्थ के दो भाग होते हैं बच्चों। पदार्थ के कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग तो होता है ये बाहर वाला, इसको तो बोलते हैं सरफेस या सतह या पृष्ठ, ये तो है पृष्ठ। और एक भाग है अंदर का, जैसे ठोस पदार्थ है तो ये ठोस का अंदर का जो भाग होता है वो समान प्रकार के अणु या परमाणुओं से या आयनों से मिलकर बना होता है। इस भाग को बोलते हैं स्थूल भाग या बल्क। ये तो अंदर वाला भाग है जो स्थूल भाग या बल्क भाग किसको कहते हैं? ठोस का वह भाग, वह आंतरिक भाग जिसका जो समान प्रकार के अणु परमाणु या आयनों से मिलकर बना होता है, उसे अपन बोलते हैं स्थूल भाग। और जहां पर दो अवस्थाएं मिलती हैं, ये ठोस की अवस्था, बाहर कोई गैस हो, तो ये जो सतह है, पृष्ठ है, इसको बोलते हैं अपन पृष्ठ या अंतरापृष्ठ। ये आपकी ये सतह है जो क्या कहलाती है? पृष्ठ या अंतरापृष्ठ, जहां पे विस्मांगी माध्यम बन जाता है। ये ठोस सतह, बाहर गैस है। तो अवशोषण क्या होता है? किसी ठोस के द्वारा किसी द्रव या गैस का अपने स्थूल भाग में इकट्ठा करना या सांद्रित करना, वो कहलाता है अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा? इनके बीच में, स्थूल भाग के बीच में आपके देखो समान रूप से वितरित हो जाएंगे दूध के या आपके चाय के या किसी गैस के कण है तो गैस के, तो बीच में, तो अंदर वाले स्थूल भाग में किसी पदार्थ का इकट्ठा होना, सांद्रित होना, वो कहलाता है अवशोषण। वो क्या कहलाता है? अवशोषण। समान रूप से वितरित हो गए। तो अवशोषण तो क्या है? किसी पदार्थ का ठोस के संपूर्ण स्थूल भाग में इकट्ठा हो जाना, संपूर्ण स्थूल भाग में वितरित होना या इकट्ठा हो जाना, समान रूप से वितरित हो जाना, ये क्या कहलाता है? आपका अवशोषण। ये अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब देखो अवशोषण में दो पदार्थ हो जाएंगे, एक तो अवशोष्य और एक अवशोषक। जिस पदार्थ के स्थूल भाग में अणु अवशोषित हो रहे,
तो उस पदार्थ को तो अपन बोलते हैं अवशोषक, अवशोषक या एब्जॉर्बेंट, ये तो एब्जॉर्बेंट है। और जो पदार्थ अवशोषित हुआ ये, इसको बोलते हैं अधिशोष्य। इसे क्या बोलते हैं? अधिशोष्य, सॉरी अवशोष्य, अधिशोष्य उसमें आएगा, अवशोष्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट। आपने देखा भी होगा, अपन चौक लेते हैं, चौक को पानी में डुबोए रखो, चौक है, चौक को पानी में आपने डुबोया तो कुछ देर तक डुबोए रखो, उसके बाद जब अपन चौक को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि चौक के अंदर तक पानी चला जाता है। तो वो क्रिया क्या है? अवशोषण। वो क्रिया क्या है? अवशोषण। थोड़ी देर रखोगे तो केवल ऊपर ही जाएगा, अंदर तक नहीं जाकर, और थोड़ी देर बाद वो पानी के कण जो अंदर तक चले जाते हैं, तो चौक के पार्टिकल्स के बीच में भी वाटर के मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं, वही क्या कहलाता है? अवशोषण। तो संपूर्ण स्थूल भाग में अन्य पदार्थ का समान रूप से वितरित हो जाना। स्थूल भाग समझ में आ गया? पदार्थ का स्थूल भाग कौन सा होता है? जो भाग समान प्रकार के अणु या आयनों से मिलकर बना होता है। देखो अवशोषण के अगर अपन उदाहरण देखें, एक उदाहरण तो आपका यही हो गया, दूध या चाय में बिस्किट को डुबोने पर बिस्किट द्वारा दूध या चाय का अवशोषण। दूसरा अगर अपन उदाहरण देखें तो चाशनी में डूबे रसगुल्ले, चाशनी में डूबे रसगुल्ले, रसगुल्लों को चाशनी में डुबोते हैं तो रसगुल्लों के अंदर तक चाशनी चली जाती है, तभी तो वो सॉफ्ट लगते हैं अपन को, अपन उनको खा लेते हैं, वरना वो तो ड्राई रहेंगे। तो चाशनी में डूबे रसगुल्ले, ये भी किसका एग्जाम्पल है? अवशोषण का एग्जाम्पल है। और पानी या स्पंज द्वारा, देखो पानी में स्पंज डुबो, फोम या स्पंज, पानी में फोम या स्पंज डुबोने पर स्पंज द्वारा पानी का अवशोषण, स्पंज द्वारा पानी का अवशोषण। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया? अवशोषण। अवशोषण को दोबारा से क्लियर कर देता हूं। अवशोषण क्या होता है? किसी पदार्थ का ठोस के संपूर्ण स्थूल भाग में समान रूप से वितरित हो जाना, वो कहलाता है अवशोषण। अब जिस पदार्थ का अवशोषण हुआ है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो कोई गैस है या ठोस है, जो भी, जिसका भी अवशोषण होता है वो पदार्थ तो कहलाता है अवशोष्य या एब्जॉर्बेट। वो क्या कहलाता है? अवशोष्य या एब्जॉर्बेट। और जिस पदार्थ के बल्क भाग में, स्थूल भाग में दूसरा पदार्थ अवशोषित हुआ है, तो ये जिस भाग, ये पदार्थ क्या कहलाता है? अवशोषक या एब्जॉर्बेंट। इनके एग्जाम्पल आपको पता ही है, मैंने बता दिए। दूध चाय में बिस्किट का डूबना, या चाशनी में रसगुल्लों को डुबोने पर रसगुल्ले द्वारा चाशनी का अवशोषण, पानी में स्पंज या फोम डुबोने पर पानी का स्पंज द्वारा अवशोषण, ये इसी के एग्जाम्पल है। देखो अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, अवशोषण की प्रक्रिया के में ये बात याद रखना, ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अवशोषण में ना तो ऊर्जा का अवशोषण और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। ये अवशोषण आ गया समझ में आपके? अवशोषण आप लोग पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं अवशोषण को।
अब आती है अधिशोषण, जो कि एक पृष्ठ पर होने वाली घटना है, पृष्ठीय परिघटना है। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन। अधिशोषण क्या है? किसी पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का सांद्रित होना या एकत्रित होना। ठीक है ना? किसी ठोस की सतह पर किसी द्रव या गैस के अणुओं का एकत्रित होना या सांद्रित होना, वो कहलाता है अधिशोषण। अधिशोषण क्या है? जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणु आ गए, ये देखो ओनली पृष्ठ पर आए, पृष्ठ पर इकट्ठे हो गए, यही क्या कहलाता है? अधिशोषण। किसी पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का एकत्रित होना या सांद्रित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण। क्या कहलाता है? अधिशोषण। अधिशोषण। ठीक है भाई। अब इसमें देखो, अधिशोषण ये तो आपका पृष्ठ हो गया, जिस पदार्थ के पृष्ठ पर एकत्रित हो रहे हैं उस पदार्थ को अपन बोलते हैं अधिशोषक। ये पदार्थ तो क्या कहलाएगा? अधिशोषक। अधिशोषक। एडजॉर्बेंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं? अधिशोषक। जिस पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणु एकत्रित होते हैं, सांद्रित होते हैं, उस पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? अधिशोषक या एडजॉर्बेंट। इसके बाद देखिए, अब जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हुआ है, जिस पदार्थ का अधिशोषण हुआ है, भाई गैस के अणु जैसे इकट्ठे हो गए, तो ये गैस के अणुओं को अपन क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। इसे क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट ये अधिशोष्य। ये इसका स्थूल भाग है। ठीक है ना? स्थूल भाग में नहीं जा रहे, कहां इकट्ठे हो रहे हैं? पृष्ठ पर। जैसे सिलिका जेल होती है ना, सिलिका के द्वारा नमी का अवशोषण होता है। आपने देखा होगा जो पैकिंग के सामान आते हैं, पैकिंग के सामान में एक पुड़िया सी रखी रहती है, उसमें सिलिका जेल भरी रहती है, सिलिका मिट्टी सी। वो सिलिका क्या करती है? वायु में जो नमी रहती है उस नमी को अवशोषित कर लेती है, तो जो पैकिंग का सामान है वो सामान उस नमी से खराब नहीं होता। तो नमी का वहां पर क्या हो रहा है? अधिशोषण हो रहा है। सिलिका द्वारा नमी का अधिशोषण हो रहा है। सिलिका द्वारा नमी का अधिशोषण, या सक्रियत चारकोल, जानता हो चारकोल होता है, सक्रियत चारकोल द्वारा रंजकों का अधिशोषण, रंजक का अधिशोषण, या प्लेटिनम धातु की सतह पर गैसों जैसे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण,
ये आपका क्या है, अधिशोषण के एग्जाम्पल। अधिशोषण क्या है, किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ जैसे गैस या द्रव के अणुओं का एकत्रित होना या सांद्रित होना, वो कहलाता है अधिशोषण। अपनी सतह पर ये धारण कर लेता है अपने पृष्ठ पर, ये इसका पृष्ठ हो गया, देखो अधिशोषक का ये पृष्ठ, पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को क्या कर लिया, इसने धारण कर लिया। तो देखो अंतर दिख रहा है आपको। अवशोषण में तो क्या हुआ है, स्थूल भाग के मध्य में अणु समान रूप से वितरित हो गए, उन पार्टिकल्स के बीच में आ गए। अधिशोषण में क्या हुआ है, स्थूल भाग में नहीं गए, केवल किस पे आए हैं, पृष्ठ पर आए। जैसे चौक को मैं पानी में डुबोया और निकाल लूं, तो पानी है, चौक को पानी में डुबोया और निकाल लिया सतह से, तो पानी केवल ऊपर ऊपर पृष्ठ पर ही रह जाएगा, तो वो एक तरह से अधिशोषण हो गया। वो एक तरह से क्या हो गया, आपका अधिशोषण। अब अधिशोषक और अधिशोष्य पता लग गया। जिस पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणु सांद्रित होते हैं, उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषक। और जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। अधिशोषण है जो एक पृष्ठीय परिघटना है, इसके बारे में क्या याद रखना है, एक तो ये पृष्ठीय परिघटना है, यहां पर सतह के अणु, ठोस पदार्थ के सतह के अणु और गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, तो एक तरह से बॉन्ड बन जाता है। और जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो जो आपका अधिशोषण है, अधिशोषण के प्रक्रम में, अधिशोषण के प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्यों हो रहा है, उत्सर्जन होता है क्योंकि पृष्ठ के अणु और दूसरे पदार्थ के अणुओं के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, एक बंध बन जाता है। दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है, बंध। और जब बंध फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसके लिए अधिशोषण की एंथैल्पी डेल्टा एच क्या रहेगी, डेल्टा एच नेगेटिव रहेगी। अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसके बाद आगे आता है आपका शोषण। शोषण देखो, ये अधिशोषण हो गया, अवशोषण हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखेंगे अपन शोषण, सॉर्प्शन। हाँ भाई, लिख लिया, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, निकाल देता हूं मैं। अवशोषण तुम्हारे बुक में नहीं है, पर अवशोषण और अधिशोषण में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2-3 अंतर याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसे भी मिटा ले। आज तो केवल इनकी डेफिनेशंस होंगी, अपना परिचय, इंट्रो है एक तरह से चैप्टर का। तो सामान्य जो डेफिनेशन है इस बुक में काम आएंगे, उन्हीं के बारे में बता रहा हूं मैं। एक शब्द है शोषण, ना अवशोषण ना अधिशोषण, केवल शोषण। सॉर्प्शन, शोषण क्या है, जब किसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ के अणुओं का अवशोषण और अधिशोषण एक साथ होता है।
मतलब अधिशोषण और अवशोषण की परिघटना एक साथ होती है। किसी पदार्थ में अवशोषण अवशोषण व अधिशोषण दोनों घटनाएं एक साथ हों तो उसे क्या कहेंगे? सॉर्प्शन या शोषण कहते हैं। देखो जैसे ये कोई ठोस है, गैस के अणु आए, गैस के अणु इसके बल्क भाग में भी आ गए, और इसके पृष्ठ पर भी एकत्रित हो गए, तो दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं। ये अंदर तो क्या है? अवशोषण, और बाहर क्या है? अधिशोषण। अंदर तो अवशोषण और बाहर क्या है? अधिशोषण। ठीक है भाई, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, अधिशोषण प्लस अवशोषण। देखो इसमें ये याद रखना कि प्रारंभ में अधिशोषण तेजी से होता है, प्रारंभ में अधिशोषण तेजी से होता है, वह अवशोषण मंद गति से, लेकिन बाद में कुछ समय बाद अधिशोषण मंद गति से होगा, अधिशोषण की दर घट जाती है, अधिशोषण मंद गति से, वह अवशोषण क्या होगा? तीव्र। अवशोषण कैसा होता है? तीव्र होता है, तीव्र गति से। तो यह आपके शोषण के बारे में हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया आपका शोषण। एक और चीज होती है विशोषण। इसको भी यहीं देख लो। विशोषण क्या होता है? किसी अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ से अधिशोष्य अणुओं का हटना, वो क्या कहलाता है? विशोषण। मतलब उसका उल्टा हो गया। किसका उल्टा? अधिशोषण का उल्टा। अधिशोषण में तो पृष्ठ पर अणु जुड़ते हैं, और अगर पृष्ठ से अणु छूट रहे हैं, जा रहे हैं, अधिशोषित अणु निकल रहे हैं, अधिशोष्य अणु में जो हट रहे हैं, हटना, तो वो क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? विशोषण। तो ये शोषण और विशोषण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं आगे। देखो अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता के आधार पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा। अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता के आधार पर,
इस टॉपिक को कर लेते हैं इस क्लास में। आज अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कल से फिर अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये एक तरह से डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं। अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। तो देखो, इस आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है आपका। पहला धनात्मक अधिशोषण, और दूसरा ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है। देखो, यदि किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता उसके स्थूल भाग से अधिक हो, तो उस प्रकार का अधिशोषण क्या कहलाता है? धनात्मक अधिशोषण। देखो डेफिनेशन क्या है, यदि किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता उसके स्थूल भाग से अधिक हो, स्थूल भाग से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई अधिशोषक है, इस अधिशोषक के पृष्ठ पर तो देखो अणु ज्यादा है, ये अधिशोषित अणु ज्यादा है, ये पृष्ठ पर है, और जो स्थूल भाग है बल्क भाग में दूर दूर है। तो देखो, यहां कम है और यहां ज्यादा है, तो ये क्या है? धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण जब अधिशोष्य अणुओं की संख्या, मतलब अवशोषण की दर कम है और अधिशोषण की दर अधिक है, यूं भी कह सकते हो भाई। यहाँ पे अवशोषण तो कम हुआ ही ना होगा और अधिशोषण अधिक हुआ है, तो अधिशोषण की सांद्रता अधिक होगी ना, तो वही क्या है? धनात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण क्या है? इसका उल्टा। उल्टा कैसे? कि अंदर बल्क भाग में तो ये ज्यादा है अधिशोष्य भाई, सांद्रता इनकी बल्क भाग में क्या है? ज्यादा, और पृष्ठ पर क्या है? कम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण। यदि किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर, अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता उसके स्थूल भाग से कम हो, स्थूल भाग से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है भाई, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक अधिशोषण पता लग गया। धनात्मक अधिशोषण में पृष्ठ पर अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता अधिक होगी स्थूल भाग की अपेक्षा। ऋणात्मक अधिशोषण में पृष्ठ पर अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता कम होगी स्थूल भाग की अपेक्षा, स्थूल भाग में ज्यादा अणु होंगे। ये आपके क्या हो गया? अधिशोष्य के अणुओं की सांद्रता के आधार पर अधिशोषण का प्रकार। चैप्टर देखो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट क्लास चलेगा एकदम।
केवल समझना है, याद करना है, चीजों को समझना, याद करना है, डेली हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ऐसा कोई जटिल वो नहीं है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है नहीं, ज्यादा के न्यूमेरिकल है ही नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है इसमें, थ्योरेटिकल है पूरा चैप्टर। आगे देखो, आगे आता है, देखो स्थूल भाग की डेफिनेशन क्या है। स्थूल भाग की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि पदार्थ का, ठोस पदार्थ का वह भाग जो समान प्रकार के अणु या परमाणु या आयनों से मिलकर बना होता है, उसे ही भाग को हम क्या बोलते हैं, स्थूल भाग। एक होती है मुक्त संयोजकता या सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। सक्रिय केंद्र क्या होते हैं, अधिशोषक के पृष्ठ पर वे भाग जहां मुक्त संयोजकताएं अधिक हो, मुक्त संयोजकता पाई जाती है, क्या कहलाता है, सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र, ठीक है ना, जहां पे मुक्त संयोजकता अधिक पाई जाएंगी वही क्या कहलाएंगे, सक्रिय केंद्र। ये डेफिनेशन भी याद रखना। अंतरा पृष्ठ या पृष्ठ क्या होता है, जहां जो एक विषमांगी तंत्र का निर्माण करते हैं। याद रखना, अधिशोषक ठोस या द्रव हो सकता है, गैस नहीं होगा कभी भी। अधिशोषक ठोस या द्रव होता है। अधिशोषक ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अधिशोषक ठोस द्रव रहेगा, गैस कभी भी अधिशोषक का कार्य नहीं करेगी। सक्रिय केंद्र हो गया, अधिशोषक हो गया। सारा जो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस है वो मैं आज बता रहा हूं। कल से इसका अपना आगे के जो पार्ट है टॉपिक वाइज वो अपन स्टार्ट करेंगे। कल से अधिशोषण का थर्मोडायनेमिक स्टडी है, जो ऊष्मा गति की अध्ययन करेंगे। फिर अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे, अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य बंध के आधार पर। आगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। काफी चीजें हैं अधिशोषण में। उससे पहले जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, उस चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए मुझे। कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे।